1987 में संघ ने मोदी को भाजपा ने डिप्यूट किया। यह उनका सक्रिय राजनीति में प्रवेश था। लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ यात्रा से अयोध्या तक की रथ यात्रा भारतीय राजनीति का एक निर्णायक मोड़ था। मोदी इस यात्रा के गुजरात चरण के मुख्य सारथी थे। उन्होंने भीड़ जुटाने, रूट तय करने और मीडिया कवरेज की ऐसी जबरदस्त व्यवस्था की कि आडवाणी उनसे बेहद प्रभावित हुए। इसके बाद 1991 में मुरली मनोहर जी की एकता यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर का भी उन्होंने सफल आयोजन किया। लाल चौक पर तिरंगा फहराना, एकता यात्रा का समापन श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर होना था। आतंकवाद चरम पर था। आतंकवादियों ने धमकी दी थी, लेकिन मोदी के प्रबंधन में जान की बाजी लगाकर मुरली मनोहर जी और मोदी ने वहां 26 जनवरी 1992 को तिरंगा फहराया। यह घटना ने मोदी की छवि एक निडर राष्ट्रवादी नेता के रूप में गढ़ी थी। 1995 में गुजरात में भाजपा की जीत में मोदी का बड़ा हाथ था। केवल केशुभाई पटेल और शंकर सिंह बघेला के साथ मतभेदों के चलते उन्हें गुजरात से बाहर दिल्ली भेज दिया गया। यह उनके लिए वनवास जैसा था। वे हरियाणा, हिमाचल, पंजाब के प्रभारी रहे। उस दौरान उन्होंने लैपटॉप का इस्तेमाल करना, दुनिया घूमी, अमेरिका की यात्राएं की। यह वही समय था जब उन्होंने अपनी तकनीकी समझ को विकसित किया, जो बाद में डिजिटल इंडिया का आधार बना। अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल की गिरती सेहत और उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद पार्टी हाईकमान ने एक बड़ा जुआ खेला। उन्होंने मोदी को, जो उस वक्त विधायक भी नहीं थे, जिनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। शपथ लेने के कुछ ही महीने बाद मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कच्छ का विनाशकारी भूकंप। भुज पूरी तरह तबाह हो चुका था। मोदी ने नौकरशाही को पूरी छूट दी और पुनर्निर्माण का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया। उन्होंने पारंपरिक नियमों को ताक पर रखकर फैसले लिए। आज का भुज वहां खड़ा स्मृति वन मोदी की उस प्रशासनिक क्षमता का गवाह है जिसने आपदा को विकास के अवसर में बदल दिया। 27 जनवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की 5-6 बोगी को जला दिया गया, जिसमें 59 कार सेवक जिंदा जल गए। इसके बाद गुजरात में जो हुआ उसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बांट दिया। मोदी सरकार पर आरोप लगा कि उन्होंने दंगों को रोकने में कोताही बरती। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उन्हें राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी। मीडिया और विपक्ष ने उन्हें खलनायक की तरह पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के आर.के. राघवन की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन हुआ। जाकिरिया जाफरी ने मोदी पर बड़ी साजिश का आरोप लगाया। क्लिंच एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मोदी के खिलाफ मुकदमा चलाने योग्य सबूत नहीं मिले। एसआईटी ने माना कि कुछ प्रशासनिक चूक हो सकती है, लेकिन इसे आपराधिक साजिश नहीं कहा जा सकता। 2012 में कोर्ट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। एक्स न्यूज शैली में कहें तो कोर्ट ने यह कहा कि सबूत नहीं है कि मोदी जी ने ही माचिस लगाई थी या पुलिस को रोका था। हालांकि नैतिक जिम्मेदारी का सवाल आज भी उनके आलोचक उठाते रहते हैं। 2002 के बाद मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत खराब हो गई थी। मोदी ने इसे बदलने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने अमेरिकी पीआर फर्म एप्को की मदद ली और वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की। उन्होंने गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला से निवेश के स्वर्ग में बदल दिया। जब ममता बनर्जी जी ने टाटा नैनो को बंगाल से खदेड़ा तो मोदी जी ने रतन टाटा को सिर्फ एक एसएमएस किया, वेलकम टू गुजरात। चंद दिनों में सारण में जमीन मिल गई। यह घटना कारपोरेट जगत में
उनकी बिजनेस फ्रेंडली छवि की मुहर बन गई। जिन्हें प्रधानमंत्री आवास में एक वार रूम बनाया था। हालांकि आर्थिक रूप से इसके फायदों, काला धन, कैशलेस पर बहस जारी है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसने मोदी को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो अमीरों के खिलाफ कड़े कदम उठा सकता है। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक ने भारत की रक्षा नीति को डिफेंसिव से ऑफेंसिव बना दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान मोदी पूरी रात जागे और साउथ ब्लॉक के कंट्रोल रूम में ऑपरेशन पर नजर रखी। यह घटना ने 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद की ऐसी लहर पैदा की जिसके सामने बेरोजगारी और नोटबंदी जैसे मुद्दे गौड़ हो गए। 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने का प्रस्ताव रखा। यह संघ का दशकों पुराना सपना था। बहुत सारे भारतीयों का भी यह दशकों पुराना सपना था। इसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। अमरनाथ यात्रा को बीच में रोकना, अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजना, यह सब कुछ एक गोपनीय मिशन की तरह हुआ। विपक्ष को भनक तक नहीं लगी। यह मोदी शाह की जोड़ी की शक और भय रणनीति का बेहतरीन उदाहरण था। मोदी को झुकना पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों, लेकिन किसान आंदोलन ने उन्हें अपनी छवि के विपरीत फैसले लेने पर मजबूर किया। 2021 में कानूनों की वापसी ने दिखाया कि मोदी एक व्यवहारिक राजनेता भी हैं। पंजाब और यूपी के चुनाव और सुरक्षा सलाहकारों की राय पर उन्होंने कदम पीछे खींचे। यह उनके कार्यकाल का एकमात्र यू टर्न है। मोदी ने विदेश नीति में व्यक्तिगत रसायन को केंद्र में रखा। ओबामा के साथ बराक नरेंद्र की दोस्ती और ह्यूस्टन में ट्रंप के लिए हाउडी मोदी रैली। मोदी ने अमेरिका के दोनों दलों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के साथ संबंध साधे। जापानी पीएम आबे के साथ उनका रिश्ता सबसे खास था। आबे का वाराणसी आकर गंगा आरती देखना, बुलेट ट्रेन का समझौता, यह सब उनकी व्यक्तिगत दोस्ती का नतीजा था। मोदी इजराइल जाने वाले पहले भारतीय पीएम बने। उन्होंने फिलिस्तीन और इजराइल के पारंपरिक हैव नेशन को खत्म कर दिया। दर्शकों को आज जानने में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होती है कि मोदी खाते क्या हैं, सोते कब हैं। मोदी 74 साल की उम्र में भी 18 घंटे काम करते हैं। वह कहते हैं कि वे मात्र 3.5 से 4 घंटे सोते हैं। उनकी सुबह 4-5 बजे योग और प्राणायाम से शुरुआत होती है। वे शुद्ध शाकाहारी हैं। उन्हें गुजराती खाना, खिचड़ी, बाजरा की रोटी, तड़के वाली खिचड़ी पसंद है। वे नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। यह अनुशासन उन्होंने अपने युवा अवस्था के दिनों से बनाए रखा है। मोदी का अपनी मां के साथ रिश्ता उनकी सॉफ्ट पावर का बड़ा हिस्सा था। वे अक्सर जन्मदिन पर उनसे आशीर्वाद लेने गांधीनगर जाते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने रोते हुए बताया था कि कैसे बचपन में उनकी मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। यह भावनात्मक जुड़ाव उन्हें जनता की नज़रों में एक आदर्श बेटा बनाता है। नरेंद्र मोदी की शख्सियत को एक ढांचे में कैद करना मुश्किल है। उनके समर्थक उन्हें भारत का अब तक का सबसे निर्णायक और विजनरी नेता मानते हैं, जिसने भारत को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दी। वहीं उनके आलोचक उन्हें एक ऐसे अधिनायकवादी नेता के रूप में देखते हैं जिसने संस्थाओं को कमजोर किया और समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ाया। लेकिन एक बात पर दोनों सहमत हैं, मोदी ने भारतीय राजनीति के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। बड़नगर के एक साधारण प्लेटफॉर्म से रायसीना हिल्स तक का उनका सफर आधुनिक भारत की सबसे दिलचस्प राजनीतिक दास्तान है।